वबा कोरोना से बचाव की वैक्सीन जिन्होंने अभी नहीं लगवाई है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, और ये बहुत पहले नहीं होनी चाहिए थी जो आज है। खैर आज 1 अक्टूबर से मज़ीद मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। NCOC ने खबरदार की कि आज से गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर पाबंदियाँ लागू हो जाएंगी। वही अफराद आज से हवाई जहाज़ और ट्रेन में भी बैठ सकेंगे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। वैसे तो जो उस बंदे को कुर्सी पे बैठने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसने अभी तक खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया। खैर वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब में, शॉपिंग मॉल्स हों, होटल्स हों, गेस्ट हाउसेज हों, वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रावलपिंडी की तो वहाँ पर वैक्सीनेशन की ज़्यादा शरह के बायस लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और अब शहर में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोल सकेंगे और इतवार को छुट्टी होगी। हाँ जी, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल हो गए, हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। खैर महकमा दाखिला सिंध ने 1 से 15 अक्टूबर तक कोरोना वायरस से मुतालिक नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिसके मुताबिक सूबे भर के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी के साथ तदरीसी अमल जारी रहेगा। बिल्कुल हमजा, अगर हम बात करें 15 अक्टूबर तक इंडोर तकरीबात की तो उसकी भी इजाज़त दे दी गई है, जबकि सिंध भर में 15 अक्टूबर तक सिनेमा घर जो हैं वो बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिरों को SOPs के साथ सफ़र की इजाज़त होगी। हम अब बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद जो हैं उनके लिए कोई पाबंदियाँ जो हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा रही हैं। आप समझते हैं कि इन पाबंदियों के ऊपर अमल दरामद भी मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अब सिर्फ वही अफराद रह गए होंगे जिन्होंने नहीं लगवानी वैक्सीन और उनके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाबंदी लगाना ज़रूरी भी है, मगर इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड द थिंग इज़ कि देखिए, जब भी आप वैक्सीनेशन की बात करें और ऐसे किसी चीज़ की बात करें जो कि सबको इफेक्ट करे, यानी कि अगर मैं वैक्सीन लगाऊँ या एक पॉपुलेशन में 50% लोग वैक्सीन न लगाएं, तो यानी कि जिनने 50% लगाए उनको भी नुकसान होगा, बिकॉज वैक्सीन लगाने के बावजूद इन्फेक्शन होने के चांस फिर भी होते हैं, निस्बतन कम ज़रूर हो जाते हैं मगर फिर भी होते हैं। एंड इस वजह से पहले तो हमने कैरेट इस्तेमाल किया, यानी कि लोगों को कायल करने की कोशिश की वैक्सीन लगा लें, मगर जब वो भी अगर काम ना करे तो फिर कुछ ना कुछ सख्ती लगाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऑब्वियसली वो सख्तियाँ जिसके अंदर कोई और नुकसान ना हो, तो यानी कि अगर शादी आपको अटेंड करनी है, और शादी अटेंड करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर शादी अटेंड ना करें तो आपकी जान को खतरा है, तो फिर आप वैक्सीन लगा के अटेंड करें। इस तरह शॉपिंग का भी वही है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फैसल महमूद साहब, कोरोना केसेस की बजाय कोरोना वैक्सीनेशन की शरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियां आयद करने का जो फैसला किया गया, आप समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था? जी, आई थिंक सो। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए, और अब वैक्सीन की जो आखिरी जो लोग रहते हैं, जो कि कुछ लोग होते हैं जो डिबेट करते हैं कि लगाना नहीं लगाना, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मगर जो डिबेट करें कि लगाना, उनके लिए अब ये एक और मोटिवेशन है कि लगवा दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें क्या लगे, हमने तो जहाज़ पे सफ़र ही नहीं करना, हमें क्या लगे, हमने तो रेल का सफ़र नहीं करना, हमें क्या लगे, हम तो देहात में मौजूद हैं, यहाँ पर शादियाँ तो हम खुद अपने टेंट लगा कर लेते हैं। तो ये वाली भी सूरत हाल एक है, लेकिन उनके लिए प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको भी हमारी तरह ये लगता है कि आखिरकार ऐसा हो जाएगा कि जिस तरह हम कह रहे थे कि आपको कुर्सी पे बैठने की भी इजाज़त नहीं होगी, देर से फैसला शायद ये हो, लेकिन सख्त फैसले उन लोगों के लिए भी होंगे, वो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कहीं इस पर डीलिंग नहीं हो पाएगी। तो देखिए, रिस्ट्रिक्शन लगाना आपका वाहिद तरीका नहीं होता वैक्सीन लगवाने के लिए, मतलब आप फिर कन्विंस भी करते लोगों को, बोलते भी हैं कि भी आप लगवा लें, मगर हाँ कुछ लोग जो कि वैक्सीन लगानी नहीं है, हरगिज़ नहीं लगानी, वो तो दूसरे जुगाड़ लगा के फिर वो वैक्सीन लगाएंगे। सो देयर इज ओनली अ लिमिट के जो आप कर सकते हैं। पर आप सही कह रहे हैं, मगर ऑब्वियसली अगर आप किसी हाई रिस्क एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें ट्रैवल भी शामिल है, शादी भी शामिल है, तो उनको तो डेफिनेटली लगाने की जरूरत है। अगर आप अपने देहात में अपने चारपाई पे बैठे हुए हैं और किसी से मिलते नहीं हैं या बाहर मिल रहे हैं, तो उनका तो वैसे भी रिस्क कम है इन्फेक्शन लगने का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस आपने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे काम नहीं बनेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। 12 साल की उम्र के जो अब बच्चे हैं उनको भी अब ये अलाउ कर दी गई कि उनको भी वैक्सीन लगेगी, लेकिन उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है बच्चों को। मैं बहुत सारे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा अपने वैक्सीनेट करवाया, और उन्होंने कहा जी नहीं हमने नहीं कराना है, हमें तो डर लग रहा है। तो उनको हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं? बच्चों के साथ आई गेस इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत हाथ है कन्विंस करने का। मगर और डर तो सभी को लगता है, जो बड़ों को लगता है तो बच्चों को भी लगेगा ऑब्वियसली। और उनको ये बताना कि ये सेफ है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब उनके दोस्त या उनके आसपास के लोग आते हैं, उनकी तबीयत ठीक है, तो फिर उससे भी उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, जस्ट लाइक बड़ों के साथ।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। अब माहिरीन जो हैं वो दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। कोई कहते हैं कि जी हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल कर लेंगे, 70% से ऊपर लोगों को शायद वैक्सीनेट कर लिया, तो दूसरे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी मफरूज़ा है, हर्ड इम्यूनिटी शायद कभी भी हासिल नहीं हम कर पाएंगे। माहिर वबाई अमराज होते हुए सर आप क्या कहेंगे? तो देखिए हर्ड इम्यूनिटी बिल्कुल आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 70% हो जाएगा तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बीमारी भी चेंज होती रहती है, वेरिएंट्स आते रहते हैं। हमको ये पता है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपको नॉर्मल इन्फेक्शन से लगता है बनिस्बत वो जो कि आपको वैक्सीन से लगता है, तो वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है वो आपके ज़्यादा वेरिएंट्स को कवर कर सकता है एज अपोज टू आपकी जो नॉर्मल इन्फेक्शन से लगता है, जिसका मतलब है आपको वैक्सीन तो पे लगानी ही है। एंड ऐसा नहीं है कि 70% ये जो है दीज आर ऑल रफ कैलकुलेशंस। ऐसा नहीं कि एज सून आप 70% रीच कर लेंगे तो आपके जो पॉपुलेशन में ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज याद रखें कि वैक्सीन का भी एक अपनी लाइफ होती है। तो ऐसा है कि जब आप 70 पहुँचेंगे तो शुरू वाले लोगों के उस तक इम्यूनिटी थोड़ी कम हो चुकी है उस वक्त तक। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हमसे आप बात कर रहे थे, खुद को जाके वैक्सीनेट करवाइए। बिल्कुल ये भी ठीक बात है, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो लोग चोर रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो ये भी बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट को इस हवाले से चाहिए कि लोगों को कन्विंस करें, और अब शायद लोगों को ज़ाती तौर पर कन्विंस करने की तरफ मामला बढ़ता चला जा रहा है। वो लोग रह गए हैं जो कह रहे हैं कि हमने नहीं लगवानी, आप जो मर्जी करें। मैं ना मानो वाली क्योंकि है। हम अभी तक पोलियो के ऊपर देखें ना, उस वैक्सीन के हवाले से बच्चों को कतरे पिलाने के हवाले से अगर कुछ हमारे खदशात या सवालात मौजूद हैं तो फिर इधर तो अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल बच्चों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे नहीं मान रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को मिली और मैंने उनको समझाया कि भाई हमने भी लगवाइए, कोई मसला नहीं होता, आप भी लगाएं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो पेरेंट्स का यहाँ पे रोल है कि बच्चों को जाएं और वैक्सीनेट करवाएं। सिंपल इंजेक्शन भी नहीं लगवाते हैं वो वाकई में वो नहीं लगवाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनको इसमें किरदार अदा करना होगा। टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होगा स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर इस पे लेक्चर होने चाहिए और टीचर्स बच्चों को कन्विंस कर रहे हो। खैर हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छी खबर नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने कि शायद इकरा ने कह दिया कि भाई अच्छी खबर है। नहीं, और वफाकी वज़रा जिस तरह से मतलब जस्टिफाई कर रहे हो कि शायद इकरा भी वैसी बात करने लगी है। हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराया। अच्छा हमजा, पेट्रोल की जिस तरह तुम कल बात करते कि जी 5 रुपए की समरी दी गई है, लेकिन वो जो है शायद 1 रुपये हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम 1 था तो अब 5। तो अब जो है वो 1 वाली बात नहीं रही है। पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत की अगर बात करें तो 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है और नई कीमत जो है 127 रुपये 30 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत की बात कर लेते हैं ना, 7 रुपये 5 पैसे उसमें इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की बात कर लें तो 2 रुपये मजीद महंगा इसको कर दिया गया, और बात यहीं पर नहीं रुक रही है। और LPG की जो कीमतें हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं, वो 29 रुपये फी किलो का इजाफा उसमें कर दिया गया है। यानी कि जो LPG जिस तरह हम देखते हैं कि हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, जो रिक्शे वाले और या दूसरे भी हाँ घरेलू सिलेंडर भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है वो 2304 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, और घरेलू सिलेंडर 343 रुपये महंगा हुआ है। और चंद रोज़ के दौरान LPG की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा किया गया। खैर अवामी राय क्या है आपको वो सुना देते हैं। दिन महंगाई करते जा रहे हैं, पेट्रोल की वजह से और चीज़ें भी महंगी होती हैं, घी आटा चीनी, गरीब आवाम का तो इससे बेड़ा गर्क हो जाता है। हर 15 पेट्रोल वद्दा पैसा जलील थी गए, जेले घट दे ऊले पैसे घट दे, जेले वद्दे रुपए वद्दे। आवाम पे जो है एक और बम पड़ा हुआ है, तो मसला ये अभी गरीब बंदे क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये घर का राशन वगैरह बंदा पूरा करे या पेट्रोल पूरा करे, परेशानी है। घर पहले गुजर बसर मुश्किल से हो रही है शहरियों की, दही आवाम की। हम परेशान हैं और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं आला काम से कि नोटिस लें। गवर्नमेंट की ज्यादती है कि गवर्नमेंट 1 महीने में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है। इस मुल्क में क्या चीज़ सस्ता होता है, एक बार जब महंगा हो जाता है तो सस्ता होने का नाम ही नहीं लेता। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, आप पेट्रोल सस्ता कर रहे, गरीब आवाम पे रहम कर दे। गरीब बंदा क्या करे, डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल महंगा है, जलील आ गए हैं। हुकूमत को मेहरबानी करो, महंगाई बहु की थी इतना ना करो, पेट्रोल हुन वाला महंगा दिंदा न करो इतना। रोज बरोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम लोगों का इतना अप्रोच नहीं है। या तो हमें गाड़ियाँ घर पे खड़ी करनी है, या इमरान खान साहब से ही रिक्वेस्ट कर लेते कि यार बराए मेहरबानी ये जो गरीब तबके का क्या हो। जी अवामी राय क्या है वो आपने सुनी है। और आलमी मंडी की बात करें, तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वो हमने देखा है, लेकिन बहुत पाकिस्तान में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। और जब पेट्रोल की या डीज़ल की ख़ुसूसी तौर पर कीमत बढ़ती है
तो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। अच्छा, महंगाई होती है और इससे जो हमारा एक कह रहे हैं कि लोअर मिडिल क्लास तबका भी है और मिडिल क्लास तबका भी है, वो ज़्यादा इन चीज़ों से जो है ना मुतासर होता है। और इस वक्त अगर हम बात करें पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो इसकी ऑल्टरनेट हम देखें तो साथ ही वो हम देखते हैं कि महंगाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो उसमें कंट्रोल पहले ही नहीं हो रहा। लोग पहले ही चीज़ों डॉलर है, दूसरी तरफ पेट्रोल बढ़ता है तो कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और फिर वो एक कैलकुलेटर कुछ शायद वज़रा के पास है, वो उसको कैलकुलेटर करके बताते रहते हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि नौकरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कम लोग बेरोज़गार रह गए हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि लोगों की आमदन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह की भी बातें कुछ की जा रही हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को देखना होगा कि बहुत ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, लोग बहुत परेशान। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हमजा, हम आगे बढ़ेंगे, अब FBR की बात कर लेते हो। तो FBR टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो तारीख है वो आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है उन्होंने, वो मतलब इनकार करता रहा है जैसा हमने देखा है। तो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में 15 यौम की तौसी का ऐलान कर दिया। हाँ जी, वज़ीर ख़जाना ने यह फैसला कराची चैम्बर के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने टैक्स दहिंदगान को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में दरपेश मसाइल सुनने के बाद 15 अक्टूबर तक तौसी का ऐलान किया है। और ये वफ़द ने मुलाकात की टैक्स से मुतल्लिक़ गैर मौसर पॉलिसियों में तरमीम की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्स कवानीन की ऑर्डिनेंस 2021 के नफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और तारीख में तौसी से कबल गुज़श्ता रोज़ अगर बात करें टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख थी और बहुत मुश्किलात रही हैं। आप देखें तो सर्वर ही डाउन था, आप कर ही कुछ नहीं पा रहे थे। इस मौके पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो सर्वर था, हम पहले भी देखते हैं कि वो बैठ जाता है और इस दफ़ा भी बैठ गया था। अब अगर हम ये कहेंगे जी कि आप पहले कर लेते, आप पहले कर लेते, आप 10 दिन पहले कर लेते, तो ये कोई जवाज़ नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं इसके ऊपर होगा। क्योंकि आखिरी तारीख इसीलिए होती है कि आप जाके बिल नहीं आखिरी तारीख पे जमा करवा रहे होते, लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, कोफ्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये सारा जो है सामने आया कि वज़ीर ख़जाना ने 15 यौम की तौसी कर दी। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स उमूर के माहिर और सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन ज़िशान मर्चेंट साहब। ज़िशान मर्चेंट साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो बात कर लें कि हमारा सिस्टम क्यों आखिरी दिनों में बैठ जाता है, हम क्यों उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये एक अलमिया है कि हमारा जो सिस्टम है FBR का, वो पिछले कई दिनों से जो है मुस्तकिल टैक्स पेयर्स के साथ आंख मचूरी खेलता है। जब टैक्स पेयर रिटर्न भरने के लिए जाते हैं तो वो नहीं चलता, जब टैक्स पेयर रिटर्न नहीं भर रहे होते तो वो चल पड़ता है। तो ये पिछले कोई 25-30 दिनों से जो है ये चल रहा है मसला। और इसको न सिर्फ हमने हाईलाइट किया था FBR को, और आपको पता होगा कि 14 अगस्त से लेकर जो है वो 31 अगस्त तक जो है हम पे बड़ा इंक्लूजन था साइबर अटैक का एक, और उसके बाद से जो है चीज़ें बहुत ख़राब हुई। और ये चीज़ जो है परेशानी का बायस बनती रही टैक्स पेयर्स के लिए, चूँकि जो लोग अपना रिटर्न जमा कराना चाह रहे थे वो नहीं जमा करा पा रहे थे। इसके अलावा हमने कराची टैक्स बार के फोरम से जो है FBR को एक मुसम्मम ख़त लिखा था, जिसमें हमने उन्हें बताया था कि आपके रिटर्न फॉर्म में तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कंप्यूटेशनल एरर्स क्रिएट कर रही हैं और वो लोगों की टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा रही हैं। तो जब तक आप उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे तो रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। अब मसला ये होता है कि जब आखिरी तारीखों में एकदम से लोड पड़ता है वेबसाइट के ऊपर, तो होता ये है कि ट्रैफिक जो है वो इतनी ज़्यादा होती है और उनकी जो कैपेसिटी है सर्वर्स की वो इतनी नहीं होती, तो सिस्टम और सर्वर्स चोक करते हैं। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कल सारा दिन तकरीबन सुबह से लेकर दोपहर शाम दोपहर 4 बजे तक जो है इनका सर्वर बिल्कुल डाउन था। तो ये तो हमने उनके साथ डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि जी अगर आप ऑनलाइन एक्सटेंशन नहीं दे रहे हमें, तो आप हमें मैनुअल एक्सटेंशन की इजाज़त दीजिए। तो फिर एक हमने ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो है मैनुअल एक्सटेंशन की परमिशन भी अलाउ करवा ली थी। लेकिन ऑब्वियसली जब वजीर खजाना साहब तक ये बात पहुंची और उन तक हमारा एक खत भी पहुंचा था जो हमने 28 सितंबर को लिखा था, तो यकीनन उसने भी काम किया और उसकी वजह से जो है उन्होंने रियलाइज किया कि 15 दिन का टाइम बढ़ाना चाहिए। गो के मैं समझता हूँ कि ये 15 दिन का टाइम भी बहुत थोड़ा बढ़ाया है इन्होंने, क्योंकि FBR ने जो कल सर्कुलर इशू किया है उसमें उन्होंने ये एडमिट किया है कि इनके सीरियस इश्यूज थे सिस्टम के। तो जब एक तरफ FBR खुद एडमिट कर रहा है कि सीरियस इश्यूज हैं, तो जब तक वो सीरियस इश्यूज दुरुस्त ना हो जाए, मेरे
ख्याल से 15 दिन का टाइम बहुत कम है और ये टैक्स बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ीशान बर्स्टन सर, अगर हम बात करें इस वक्त की, तो इस वक्त जो अगर हम टैक्स सिस्टम के हम देखें तो मसाइल क्या हैं, बड़े मसाइल क्या हैं, और टैक्स फाइलिंग को मज़ीद आसान कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो मसला ये है कि ये जो सिस्टम है, जो मेरी बहुत सारे उन लोगों से बात हुई जो खुद अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पे फिल करनी है। तो जब तक आप सिस्टम को यूजर फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, तब तक हर उस बंदे को जिसको टैक्स की या फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, उसको किसी न किसी टैक्स एडवाइजर के पास जाना पड़ेगा और वही उसको मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम में कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि अगर एक वक्त में कई लोग जो है वो उस पर लॉग इन होकर साइमल्टेनियसली काम करना चाहे और वो जो है अपना रिटर्न फाइल करना चाहे तो वो कर सके। आप ये देखिए कि जैसे वेबसाइट्स होती है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, दुनिया लगी हुई होती है, ट्रेड चल रहा होता है, क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट है, दुनिया लगी हुई होती है, काम चल रहा होता है। तो ये FBR की वेबसाइट क्यों नहीं है ऐसा सीमलेस सिस्टम कर सकते? और तीसरा जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा मसला है कि दो और मसले मैं बताऊंगा। एक तो रिटर्न को जो है, जब वो रिटर्न अपलोड करे तो वो फॉल्टी रिटर्न नहीं होनी चाहिए, उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से ज़्यादा अहमियत रखता है, ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें डिटेल्स जो है वो हमारे लोग बहुत देर से मिलती है, क्योंकि फॉर सैलरी वाले जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट बहुत देर से मिलता है, बैंक से चीज़ें देर से मिलती है, फिर अगर वो कोई स्टॉक की ट्रेडिंग करता है तो NCC का सर्टिफिकेट बहुत देर से मिलता है। अगर ये तमाम चीज़ें जो है ये जुलाई के पहले हफ्ते में मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत कम जवाब रह जाएगा कि लोग जो है रिटर्न ना जमा करें। और इसके साथ हमें अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि वक्त पे रिटर्न पाए। ठीक है ज़ीशान साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा आप, रिटर्न फाइल करना किसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि 15 दिन की अब तोसी हो गई है, किस शख्स को करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि मेरी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, तो क्या फिर मुझे रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है? दूसरा ये कि अगर मैं फाइलर बन जाता हूँ तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा जिसके लिए मुझे फाइलर बन जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जिसकी भी 3 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह है उसे रिटर्न फाइल करना सालाना। जिसकी 4 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम है, सैलरी सालाना 3 लाख रुपए से ज़्यादा, बिजनेस इनकम सालाना 4 लाख रुपए से ज्यादा, तो उसे टैक्स का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा जिसके पास 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। कोई अगर किसी एसोसिएशन का मेंबर है तो उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 250 गज से ज्यादा का प्लॉट है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आपके पास 2500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का फ्लैट है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये तो अब ऐसी चीज है कि एक हर पाकिस्तानी को पता होनी चाहिए कि उसके पास अगर इनकम आती है किसी भी सोर्स से जो कि 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करना लाजमी है। और ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो हमें पूरी करनी चाहिए। अब बात कर लीजिए कि क्या फायदा होगा, तो आप ये देखें कि अगर आप फॉर इंस्टेंस आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई और आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड पे टैक्स रेट इस वक्त है 15% फाइलर्स के लिए और वही टैक्स रेट नॉन फाइलर्स के लिए 30% है, यानी वो दुगना होता है। तो इसी तरीके के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां फाइलर के लिए रेट एक है और नॉन फाइलर के लिए रेट दुगना है। तो अगर आप फाइलर जाते हैं तो एक तो ये आपको टैक्स जो बहुत ज्यादा लग रहा है वो लगना कम आएगा, और उसके साथ साथ ये देखिए ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फरीजा है कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की हम जो आज़ाद मुल्क की फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं, तो हम अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी इस मुल्क के लिए दें। हम ये ना कहें कि भाई हमें मुल्क क्या दे रहा है, पहले हम अपना फरीजा पूरा करके मुल्क को दें और फिर हम सवाल करें तो अच्छा लगेगा कि मुल्क हमें क्या दे रहा है। ठीक है ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, बड़ी अहम चीज़ है, आप लोग रिटर्न फाइल करें तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। बड़ी छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा होता है, और पैसों के टर्म में जब फ़ायदा हो रहा होता है तो वो माइनर चीज़ें नहीं रह जाती हैं, उसका आपको बेहतर लगता है। 15 दिन अब आपके पास हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल ज़रूर कीजिए। और अगर आप समझते हैं कि मेरे ऊपर टैक्स तो लागू नहीं होता, फिर भी इसको प्रैक्टिस बना लीजिए, अल्लाह आपको इस काबिल करेगा इंशाल्लाह कि आप
टैक्सेबल इनकम आपकी होगी, लेकिन आप एक रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, ज़िम्मेदार शहरी होंगे, पता होगा गवर्नमेंट को कि जी कि इसकी ये इनकम है, और दूसरे आपको दीगर कई फ़ायदे हो रहे होंगे। और टैक्स चोरी प्लीज़ मत कीजिए। हम लोग चोर रास्ते ढूंढ रहे होते हैं किस तरह से टैक्स चोरी, टैक्स बचाया जा सकता है, हम टैक्स ना दें जी। बड़े बड़े लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि जो नहीं जो है टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हमें जाना एक ब्रेक पे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह